आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। ये हमारा टॉपिक होगा ये हमारा टॉपिक होगा सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस का पार्ट 3। क्या होगा? पार्ट 3, सेंटर और स्टेट रिलेशंस का पार्ट 3। हमने पिछले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछले टॉपिक में लेजिस्लेशंस के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने बात किया था लेजिस्लेशंस का कि किस तरीके से लेजिस्लेट हो रहा है हमारा देश, या फेडरल सिस्टम में क्या प्रोसेस है लेजिस्लेट करने का, या सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में क्या ऐसा संबंध है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कि क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एक तरह से लेजिस्लेशन। किस तरीके से लेजिस्लेट करेंगे, किस तरीके से पार्लियामेंट कानून बनाएगा, किस तरीके से आपका आई थिंक पार्लियामेंट के अलावा किस तरीके से आपका पार्लियामेंट के बाद स्टेट कानून बनाएगा, किस किस लिस्ट पे स्टेट कानून बना सकता है, किस किस लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर रखा था, मेनली हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा था। आज हमें मेनली क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है सेंटर स्टेट रिलेशंस की क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को लेकर के। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती है सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो हमें क्या शुरू करना है? हमें शुरू करना है कि आर्टिकल 256 और आर्टिकल 263 जो पार्ट 11 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस, 256 से लेकर के 263 तक, आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक जो पार्ट 11 में दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है? डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होगा वो किस तरीके से डील्स होगा, उसको कैसे डील्स करेंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो हमारा 256 से 263 तक है वो क्या डील्स करता है? वो मेनली डील्स करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बीच में कि सेंटर और स्टेट किस तरीके से रिलेट होगा। इसके बाद क्या है? इन एडिशन देयर आर वेरियस अदर आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू द सेम मैटर। इसी सेम मैटर पे बहुत सारे दूसरे भी आर्टिकल्स हैं जो कि किसको डील करता है? इसी मैटर को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को ही डील करता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखिए, लेजिस्लेट कहने का मतलब है, लेजिस्लेटिव कहने का मतलब है कि ये क्या करता है? ये लॉ मेकिंग का काम करता है। ये क्या करता है? ये लॉ मेकिंग का काम करता है, ये कानून बनाने का काम करता है। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि ये कानून बनाने का काम करता है, मिस लेजिस्लेशन से में काम करता है। अब कानून कौन बनाता है? कानून कौन सेंटर में कौन बनाता है? सेंटर में कानून बनाता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से कानून बन के आएगा और वो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस पर साइन करेंगे, जिसके जिसके बाद वो लॉ बनेगा। ये हो गया सेंटर की बात। जहां तक बात आती है स्टेट की, तो स्टेट में कौन कानून बनाता है? स्टेट लेजिस्लेशन कानून बनाता है। कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में कानून बनाता है। ठीक है, ये हो गया लेजिस्लेटिव की बात। दूसरी बात आती है हमारी एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव है आपका, क्या क्या एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है एक, और एक होता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में भी हमारे पास दो है, क्या क्या? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। में जो सेंटर लेवल पे काम करेगा वो यूनियन एग्जीक्यूटिव, और जो स्टेट लेवल पे काम करेगा वो स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब अब कहने का मतलब यूनियन में कौन है? यूनियन में आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये सारा क्या है? ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है? स्टेट एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होगा वो होगा। तो वो है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब ये हो गया, ये बात होगी हमने किसकी कर ली? ये बात हमने कर ली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। अब है हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, अब हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कौन गवर्नमेंट ऑफिसर्स? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारे क्या है? ये हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो हमने ये देखा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में मेनली क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव का क्या काम है? कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस कानून को एग्जीक्यूट करना, उस कानून को किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, उन चीजों के बारे में सोचना। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया होगा, तो किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर में
ज अगर एग्जीक्यूटिव पावर को देखते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन लाइन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। जिस तरीके से हमने लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था यूनियन लिस्ट के आधार पे, स्टेट लिस्ट के आधार पे, कंकरेंट लिस्ट के आधार पे, उसी तरीके से हमने क्या किया, उसी तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी एग्जीक्यूट किया है, लेकिन कुछ-कुछ केस में ही। मीन्स कुछ केस को छोड़ करके हमने उसी तरीके से लाइन्स ऑफ एग्जीक्यूशंस भी किए हैं। जिस तरीके से हमने लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, सेंटर में, स्टेट में और कंकरेंट में, रेसिडुअल में, उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कुछ केस को छोड़ करके। अब वो केस क्या है? दस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसलिए सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पूरे होल ऑफ द इंडिया, पूरे देश के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। वो पूरे सेंटर के ऊपर एक्सटेंड होता है। जो हमारा क्या है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन बना रहा है वो पूरे सेंटर के ऊपर एक्सटेंड होता है। दैट मीन्स टू द मैटर्स ऑन व्हिच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज द सब्जेक्ट इन्वेटेड द यूनियन लिस्ट। मीन्स उस मैटर पे पार्लियामेंट कानून बनाएगा या उस मैटर पे सेंटर कानून बनाएगा जैसे यूनियन लिस्ट में दिया गया है। किस मैटर पे? जो यूनियन लिस्ट में मैटर दिया गया है उस मैटर पे कौन बनाएगा? सेंटर कानून बनाएगा, सेंटर एग्जीक्यूट करेगा। सेंटर के पास क्या होगा? एग्जीक्यूटिव पावर होगा। दूसरा क्या काम है? दूसरा है टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, ऑथोरिटी एंड जुरिडिक्शंस कन्फर्म्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। मीन्स कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट के ऊपर क्या करेगा? राइट्स और ऑथोरिटी एक्सरसाइज कौन करेगा? जुरिडिक्शंस कौन एक्सरसाइज करेगा? ये एक्सरसाइज करेगा आपका सेंटर। दो चीजों पे क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। सबसे पहले क्या है, कहां तक एक्सटेंड करता है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट के ऊपर एक्सटेंड करता है। यूनियन लिस्ट पे जो भी मैटर है उसके ऊपर एक्सटेंड करता है। दूसरा कहां पर एक्सटेंड करेगा? कोई राइट्स है, कोई ऑथोरिटी है, कोई जुरिडिक्शंस है जो कि कंफर्म कर रहा है कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट को, जो कि कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट से कन्फर्ड है, तो उसके ऊपर जो राइट्स, ऑथोरिटी और जुरिडिक्शंस है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? वो आपका सेंटर एक्सरसाइज करेगा एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, दो बातें होगी। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, executive power of the state extend to its territory in respect of matters on which the state legislatures has exclusive power of legislation। मीन्स अब बात आते हैं हम लोग स्टेट के ऊपर। तो स्टेट के पास भी वही एग्जीक्यूटिव पावर होगा जो कि जिस मैटर पे स्टेट लिस्ट बात कर रहा था लेजिस्लेशन के टाइम पे, उसी मैटर पे एग्जीक्यूट कर सकता है स्टेट। जो चीजें हमने बात करी थी लेजिस्लेशन के टाइम पे कि स्टेट लिस्ट में ये लेजिस्लेशन कर सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर इन चीजों को बना सकता है, वही चीजें वही एग्जीक्यूट करेगा हमारा, उन्हीं लिस्टों पे काम करेगा हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूशंस के टाइम पे भी स्टेट उसी उसी लिस्ट पे काम करेगा। दैट मीन्स स्टेट लिस्ट पे ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद in respect of matters on which both the parliament and the state legislatures have power of legislation that is subject enumerated in the concurrent list। मीन्स जो सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है उसमें दोनों काम करेगा। हमने बात करा था इस बारे में, हमने लेजिस्लेटिव पावर में भी या लेजिस्लेटिव इसमें भी, डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हमने इसके ऊपर बात करा था कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कौन कौन काम करेगा। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर आपका स्टेट भी काम करेगा और सेंटर भी काम करेगा। ठीक है, the executive power rests with the state except when a constitutional provisions or a parliamentary law specifically confers it to the center। मीन्स स्टेट भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन जहां पर पार्लियामेंट क्या कर रहा है, पार्लियामेंट स्पेसिफिकली ये बोल रहा है इस पे सेंटर को काम करना चाहिए, पार्लियामेंट स्पेसिफिकली ये बोल रहा है यहाँ पर सेंटर को काम करना चाहिए, तो वहां पर क्या करेगा? पार्लियामेंट नहीं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन दे रहा है कि हाँ भाई इस मैटर पे पार्लियामेंट बात करेगा तो उस मैटर पे पार्लियामेंट बात करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो सेंटर के पास जाएगा, वो चीजें सेंटर के पास जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट। कंकरेंट लिस्ट में एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक है, लेकिन स्टेट में भी क्या कर दिया गया? स्टेट में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये बताता है कि कुछ कुछ ऐसे मैटर्स है जिसपे कि हमें क्या करना, स्पेसिफिकली क्या करेगा? स्पेसिफिकली पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उस मैटर पे। मेनली देखिए, मेनली काम क्या है? मेनली काम है कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट को पावर दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टेट को पावर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन अगर कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि हाँ भाई इस प्रोविजन से पार्लियामेंट कानून बनाएगा, तो वहां पर पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ठीक है, संविधान में कुछ कुछ प्रोविजन दिया होगा ना कि हाँ इस प्रोविजन पे क्या करना है आपको, पार्लियामेंट काम करेगा,
तो उन चीजों पे सेंटर काम करेगा, पार्लियामेंट्री लॉ काम करेगा। ठीक है। Though enacted by the parliament is to be executed by the state except when the constitutions of the parliament है directed otherwise। मीन्स मेनली क्या है, मेनली ये चीजें किसको दिया गया है, मेनली ये कंफर्म किया गया है कि स्टेट इसके ऊपर काम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन क्या है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली बोला गया है कि इस पे पार्लियामेंट काम करेगा। ठीक है। ये बातें होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की पहली सब हेडिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब दूसरा सब हेडिंग्स है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर, स्टेट्स और सेंटर्स का क्या ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड two restrictions on the executive power of the states in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, दो रेस्ट्रिक्शंस लगाया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स पे। स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर पे दो तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाया। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या रेस्ट्रिक्शंस लाया, in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in unrestricted manner। मींस ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये रेस्ट्रिक्शंस क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो आपका पार्लियामेंट है उसको एम्पल पावर देता है, उसको काफी पावर देता है कि आप क्या करो, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर्स पे इस पे काम करो। तो दो ऐसी चीजें हैं जो कि किसको बोला गया, दो ऐसी चीजें हैं जो कि बोला गया स्टेट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया। ठीक है। अब क्या क्या है वो, Thus the executive power of every state is to be exercised in such a way, एग्जीक्यूटिव पावर प्रत्येक स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज होगा। किस तरीके से यूज होगा, पहला है H to ensure compliance with the law made by the parliament and any existing law which apply in the state। मींस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉ बनाने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले ये बात आपको इंश्योर करना पड़ेगा, स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी लॉ हमने बनाया है वो पार्लियामेंट के साथ कॉम्प्लायंस में है कि नहीं है, या कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि स्टेट पे अप्लाई हो रहा है वो पार्लियामेंट के लॉ के साथ कॉम्प्लायंस है या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो वो लॉ नहीं चलेगा, और अगर है तो फिर पार्लियामेंट के साथ कॉम्प्लाई करके कॉम्प्लायंस में वो चलेगा। दूसरी बात है क्या बोल दिया, दूसरी बात है ये बोला गया एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। मींस कोई भी स्टेट्स में अगर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर एक्सरसाइज कर रहा है, अगर किसी भी स्टेट में सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए उस पावर में या फिर उस कानून में जो कि सेंटर एग्जीक्यूट कर रहा है, उस कानून में किसी भी तरह का अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये दो रेस्ट्रिक्शंस रखा गया संविधान के द्वारा स्टेट के ऊपर। पहला रेस्ट्रिक्शंस रखा गया कि आप कोई भी अगर कानून एग्जीक्यूट कर रहे हो, कानून बना रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसको क्या सबसे पहले देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि वो जो हमने कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया, एग्जीक्यूट किया, वो पार्लियामेंट के साथ या कोई एग्जिस्टिंग लॉ के साथ वो कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को इंश्योर करना है। दूसरी बात है क्या माना गया, दूसरी बात है ये माना गया कि अगर सेंटर कोई एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट में क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अगर कोई सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट में एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या करना है, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं डालना है कि हाँ हम आपको ये कानून नहीं चलने देंगे। ठीक है। तो ये दो बातें, दो रेस्ट्रिक्शंस रखा गया एवरी स्टेट्स में। दूसरी बातें क्या की गई, while the former lays down a general obligations upon the state and later imposes a specific obligations on the state not to hamper the executive power of the center। means ये क्या जनरल ऑब्लिगेशंस लगाया गया स्टेट के ऊपर। सबसे पहले बात है, सबसे पहला चीजों में क्या बोला गया, सबसे पहली चीजों में ये बोला गया कि स्टेट्स के ऊपर एक जनरल कंप्लायंस लगाया गया कि जनरली आपको यही करना है। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि आप कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर अगर सेंटर में हैम्पर हो रही है, अगर सेंटर कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर आपके स्टेट में क्या कर रहा है, आपके स्टेट में एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वो सेंटर का जो पावर है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो इन दो चीजों से सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया। ठीक है। उसके आगे, इन बोथ द केसेस द एग्जीक्यूटिव पावर the executive power of the center extend to giving a such direction to the state as are necessary for the purpose।
दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में सेंटर के पास क्या एक्सटेंड कर सकता है, सेंटर ये एक्सटेंड कर सकता है, अपना एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड कर सकता है। सेंटर क्या कर रहा है, अपना एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड कर रहा है और क्या कर रहा है, स्टेट को नेसेसरी डायरेक्शंस दे रहा है कि हाँ इसी डायरेक्शंस में आपको चलना है। दोनों केसेस में, पहली केसेस में क्या है, पार्लियामेंट ने पहले कोई कानून बना दिया, एग्जिस्टिंग कोई लॉ है तो स्टेट क्या कर सकता है, उसके ऊपर अलग से या उसके कंप्लायंस में या उसके अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बना सकता। तो सेंटर तो एक डायरेक्शन दे देना कि आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, यही नेसेसरी है। दूसरी बात है कि अगर कोई सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर रहा है आपके स्टेट में, उस स्टेट में क्या होना चाहिए, उस स्टेट कोई भी हैम्पर नहीं करेगा कोई भी कानून। स्टेट में मान लीजिए कोई चीजें चल रही है हमारी स्टेट में, सेंटर इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, सेंटर एग्जीक्यूट कर रहा है, अब हम ऐसा कोई कानून ना बना दे जो कि वो हैम्पर हो जाए। दैट मीन्स वो स्टेट का ही डायरेक्शन हुआ, सेंटर का ही डायरेक्शन हुआ, सेंटर ही डायरेक्शन दे रहा है कुछ नेसेसरी चीजों को सोच करके, ठीक है। The sanctions behind these directions of the center is coercive in nature. Thus, Article 365 says that where any state has failed to comply with any directions given to by the centers, it will be lawful for the president to hold that situations has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitutions. It means that in such a situation, the president's rule can be imposed in the state under Article 356. देखिए क्या बात हुई, आर्टिकल 365 में क्या बोला गया कि जब भी स्टेट फेल होगा, स्टेट जब भी फेल होगा, हमने ऊपर देखा कि स्टेट को क्या चीज मानना पड़ेगा, किस चीज को मानना पड़ेगा। अगर इन चीजों में स्टेट फेल हुआ, अगर इन चीजों में स्टेट फेल हुआ, जो भी डायरेक्शन आ रहा सेंटर से, उसको क्या माना जाएगा, उसको यह माना जाएगा कि उस सिचुएशंस को प्रेसिडेंट हैंडल करे। अगर स्टेट फेल हो गया, अगर इन दो बातों को स्टेट नहीं मान रहा है, सीधी सीधी बात है, अगर ये दो बातों को स्टेट नहीं मान रहा, ये दो बात जो हमने बोला, ये दो बात को अगर स्टेट नहीं मान रहा है तो क्या हो सकता है, क्या करेगा प्रेसिडेंट, क्या करेगा प्रेसिडेंट का क्या काम है, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप क्या करो, आप प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस सिचुएशंस को होल्ड लगा देंगे, ठीक है। और उस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को ये बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग से नहीं चल रहे, उसके अकॉर्डिंग के नहीं चल रहे, इसलिए आपके ऊपर इस लॉ के ऊपर होल्ड लगाया गया। इस सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या लग जाएगा, आपके स्टेट के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। आपके स्टेट के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। ये बातें होगी आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है, अब क्या करता है सेंटर्स, क्या करता है सेंटर, डायरेक्शंस देता है स्टेट को। किस तरीके से डायरेक्शंस देता है, सेंटर्स क्या करता है, इन एडिशन टू द एबव केसेस, in addition to the above two cases, the center is empowered to give directions to the state with regard to the exercise of their executive power in the following matters. Means हमने जो दो केसेस ऊपर, जो हमने दो केसेस देखे हैं, उसमें से सेंटर को क्या किया गया, सेंटर को empowered किया गया डायरेक्शंस देने के लिए स्टेट्स को, जिसमें कि क्या करे, वो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करे। सेंटर क्या करे, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगी। किस तरीके से, कहां पर एक्सरसाइज करेगा सेंटर अपना एग्जीक्यूटिव पावर, या सेंटर क्या कर सकता है, कहां पर डायरेक्शन देगा स्टेट को, जैसे द कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशंस डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट। मींस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशंस को क्या करना है, वो क्या कर सकता है, सेंटर डायरेक्शन ये दे सकता है, आप क्या करो, मींस ऑफ कम्युनिकेशंस को कंस्ट्रक्ट करो और मेंटेन करो। स्टेट्स के द्वारा ये मेंटेन किया जा सकता है। डिक्लेयर टू बी नेशनल्स और मिलिट्री इंपॉर्टेंस, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आप क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो और मींस ऑफ कम्युनिकेशंस को मेंटेन करो। ये क्या कर सकता है, ये सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। दूसरा क्या डायरेक्शन दे सकता है, दूसरा डायरेक्शन दे सकता है द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे विद इन द स्टेट्स। मीन्स रेलवे का प्रोटेक्शन, उस स्टेट में अगर रेलवे चल रही है, उस रेलवे का प्रोटेक्शन के भी को भी के मेजर्स के लिए भी सेंटर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि आप इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करो, इस तरीके से इसको इस रेलवे को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तीसरा क्या डायरेक्शन दे सकता है, तीसरा डायरेक्शन दे सकता है द प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द स्टेट। स्टेट्स में अगर कोई, स्टेट्स में अगर प्राइमरी, अगर कोई क्या है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, स्टेट्स में अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, उसको क्या कर सकता है सेंटर, क्या कर सकता है प्रोविजन बना करके ये डायरेक्शन दे सकता है
कि आप किस मदर टंग में बात कर सकते हो, किस मदर टंग में आप एजुकेशन दे सकते हो प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी स्टेज में किस मदर टंग में आप एजुकेशन दे सकते हो। तो ये चीजें क्या कर सकती है, ये चीजें सेंट्रल डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आप इन इन चीजों पे काम करो। चौथा क्या डायरेक्शन दे सकती है, चौथा डायरेक्शन दे सकती है द ड्रॉइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स है स्टेट में, उसको किस तरीके से, उसका किस तरीके से वेलफेयर हो, उसके किस तरीके से एग्जीक्यूशन में निकाला जाए, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए शेड्यूल ट्राइब को स्टेट में, इसके ऊपर से क्या कर सकता है, इसके ऊपर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट। इसके ऊपर क्या कर सकता है, इसके ऊपर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट। और अगर ये नहीं माना गया, अगर ये नहीं माना गया तो क्या होगा, द कर्सिव सैंक्शंस बिहाइंड द सेंट्रल डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 365 इज आल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस। मींस अगर ये बातों को नहीं माना गया, फिर क्या होगा, फिर आर्टिकल 365 लगेगा, दैट मींस प्रेसिडेंट रूल लगेगा आपके स्टेट के ऊपर। क्या लगेगा आपके स्टेट के ऊपर, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, अगर आपने इस बात को नहीं माना तो। ठीक है, ये बातें हमने दो चीजें की बातें कर ली। चौथी बात से क्या है कि चौथी बात किस तरीके से एडमिनिस्टर हो सकता है, म्यूचुअल डिलीगेशंस ऑफ फंक्शंस। किस तरीके से म्यूचुअली फंक्शंस हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि किस तरीके से म्यूचुअली उसको देख रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम म्यूचुअली देख रहे हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से म्यूचुअली चीजें चल रही है। जैसे में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज रिजिड। मीन्स लेजिस्लेटिव पावर्स किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में रिजिड है। सेंटर में जो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन दोनों में क्या है, ये क्या है आपका, ये रिजिड है। Consequently, the center cannot delegate its legislative powers to the states and a single state cannot request the parliament to make law on the state subject। देखिए क्या कर सकता है, कॉन्सिक्वेंटली सेंटर कभी भी अपना लेजिस्लेटिव पावर स्टेट्स के ऊपर डेलीगेट नहीं कर सकता है। सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट्स। सेंटर अपना लेजिस्लेटिव पावर स्टेट्स के ऊपर नहीं लगा सकता, इसलिए रिजिड है। इसलिए रिजिड है कि सेंटर क्या कर सकता है, अपना लेजिस्लेटिव पावर स्टेट्स के ऊपर नहीं लगा सकता। और कोई एक सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि हाँ हमारे लिस्ट पे आप काम करो, स्टेट लिस्ट पे आप काम करो। जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो दो या दो से अधिक स्टेट मिलकर के रिक्वेस्ट करेगा सेंटर से या पार्लियामेंट से कि हाँ आप हमारे लिस्ट पे काम करो। ठीक है, तो सिंगल स्टेट कभी भी नहीं कर सकता, जब भी करेगा तो दो या दो से अधिक स्टेट मिलकर के इस मैटर पे काम करेगा। ठीक है, The distributions of executive power in general follows the distributions of legislative power। जनरली क्या होता है, जनरल में एग्जीक्यूटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही फॉलो क्या करता है, जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वही एग्जीक्यूटिव पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली ये फॉलो करता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर जो है दिया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बांटा गया है, वही जनरली कौन फॉलो करता है, एग्जीक्यूटिव पावर फॉलो करता है। लेकिन बट सच ए रिजिड डिवीजन इन द एग्जीक्यूटिव स्पेस में लीड टू ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। लेकिन इतना रिजिड जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिजिड है। क्यों रिजिड है, क्योंकि एक भी स्टेट लिस्ट के ऊपर गवर्नमेंट सेंटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए रिजिड है कि अगर मान लीजिए अगर किसी स्टेट को काम करवाना भी है तो एक सिंगल स्टेट नहीं करवा सकता, उसे दो या दो से ज्यादा स्टेट होना चाहिए, तभी वो मिल करके पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे, अपने लेजिस्लेटिव में बिल पास करेंगे और क्या करेंगे, वो आपको मीन्स कहने का मतलब है कि वो पार्लियामेंट जाएंगे और पार्लियामेंट को ये बोलेंगे कि हाँ आप मेरे लिए काम करो, आप मेरे लिए कानून बनाओ। तो एक स्टेट कभी नहीं कर सकता, इसलिए रिजिड है। तो इसी रिजिडिटी के अनुसार, अगर हम इसी रिजिडिटी के अनुसार चलेंगे, हमने जनरली क्या किया, जनरली हमने जो लेजिस्लेटिव पावर में डिस्ट्रीब्यूशन था वही एग्जीक्यूटिव पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ये जहां तक बात इसकी आती है, इस रिजिड डिवीजन की आती है या इस रिजिड एग्जीक्यूटिव स्पेस की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव स्पेस में इस तरीके का रिजिडिटी नहीं चलेगा। इस तरीके का अगर रिजिडिटी रहा तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा एग्जीक्यूटिव पावर में। ठीक है, Hence, Constitution provides for inter-government delegations of executive functions in order to mitigate rigidity and avoid situations of deadlock। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसलिए संविधान ने क्या किया, संविधान ने यह किया कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या किया, एग्जीक्यूटिव पावर में एक डेलीगेशंस लाया इंटर गवर्नमेंट में। मींस आपस में जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट में इंटर स्टेट और सेंटर में क्या किया, एक डेलीगेशंस लाया ताकि क्या हो सके,
कॉन्फ्लिक्ट होने से बच सके, डेडलॉक होने से बच सके। लेजिस्लेटिव तो हमने बात कर ली, लेजिस्लेटिव में क्या क्या चीजें हैं, और ये बात भी हमने मान लिया कि लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव रिजिड है। उस रिजिडिटी से अगर हम एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव में बात नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें क्या कर, इसलिए संविधान ने क्या किया, इसको डेलीगेट बनाया, ताकि क्या हो सके, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में क्या हो सके, एक तरीके से नॉन रिजिडिटी आए, और नॉन रिजिडिटी आने के बाद वो क्या हो सके, एक कॉन्फ्लिक्ट होने से बच सके, एक डेडलॉक होने से बच सके। ठीक है। Accordingly, the president may, with the consent of the state government, entrust to that government any of the executive functions of the center. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के, सेंटर के किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंटरेस्ट कर सकता है। इंटरेस्ट मीन हटा सकता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट में ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, स्टेट इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर्स, मींस किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर्स को क्या कर सकता है, स्टेट इंटरेस्ट कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है, इंटरेस्ट, चाहे वो कंडीशनली हो या अनकंडीशनली, चाहे वो कंडीशंस के साथ हो या कंडीशंस के साथ ना हो। Conversely, the governor of the state may, with the consent of the central government, entrust to that government any of the executive functions of the state. इसी तरीके से गवर्नर क्या कर सकता है स्टेट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, अपना एग्जीक्यूटिव, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कर सकता है, वो गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, इंटरेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो जिस तरीके से बात प्रेसिडेंट कर रहा है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मैटर पे लेकर के, उसी तरीके से गवर्नर भी बात कर रहा है अपने स्टेट को लेकर के, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया को। मींस जिस तरीके से सेंटर से स्टेट जा रहा है, उसी तरह के स्टेट से सेंटर आ रहा है। ठीक है। दिस म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन है कि स्टेट कभी फंक्शन कर सकता है सेंटर के लिए, कभी सेंटर फंक्शन कर सकता है स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, तो ये क्या है, ये आपका कभी कंडीशनल भी हो सकता है और कभी अनकंडीशनल भी हो सकता है, कभी कंडीशनल भी हो सकता है और कभी अनकंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक्स ए प्रोविजंस फॉर द इंटरेस्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर टू ए स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविजंस बनाया कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सेंटर का, वो कभी भी इंटरेस्टमेंट में नहीं जा सकता बिना स्टेट के कंसेंट से। अगर मान लीजिए, अगर हम किसी स्टेट के ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हैं, किसी स्टेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो कर रहे हैं, तो बिना कंसेंट के, बिना स्टेट के कंसेंट से हम नहीं कर सकते, या पार्लियामेंट बिना स्टेट के कंसेंट से नहीं कर सकता। बट इन दिस केस द डेलीगेशन इज बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं डेलीगेशन किया गया, यहाँ पर डेलीगेशन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। मेरा मानना यह है कि कुछ एग्जीक्यूटिव पावर क्या कर सकता है, सेंटर एक्सरसाइज कर सकता है स्टेट के बिहाफ पे, और कुछ एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट कर सकता है सेंटर के बिहाफ पे। तो ये एक डेलीगेशन, दैट मींस क्या हो सके, कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, इसीलिए ये डेलीगेशंस बनाए गए, म्यूचुअल डेलीगेशंस बनाए गए फंक्शंस का, ताकि क्या हो सके, ताकि इसमें डेडलॉक का कोई चक्कर ना हो, या फिर डेडलॉक या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन दोनों के बीच में। ठीक है। Thus, a law made by the parliament on a subject of the union list can confer powers and impose duties on a state, or authorize the conferring of the powers and impositions of duties by the center upon the a state. Notably, the same things cannot be done by the state legislatures. कहने का मतलब है कि जो लॉ पार्लियामेंट में बनाया किसी सब्जेक्ट को लेकर के, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट ने क्या किया, कानून बनाया। ये क्या कर सकता है, ये पावर को इम्पोज कर सकता है, ड्यूटीज को इम्पोज कर सकता है स्टेट पे, और उसको ऑथराइज कर सकता है, ड्यूटीज को ऑथराइज द कन्फरिंग ऑफ पावर्स एंड इम्पोजिशंस ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर अपॉन स्टेट। मींस ये
क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है ड्यूटी सेंटर स्टेट के ऊपर, ठीक है, irrespective of the consent of the state concerned, notably the same things cannot be done by the state legislature, notably ये सेम चीजें स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एन एग्रीमेंट और बाय ए लेजिस्लेशंस। ये जो आपका म्यूचुअल डेलीगेशंस है या फंक्शंस है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये या तो एक किसी एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू प्लेस हो सकता है, और या तो फिर किसी लेजिस्लेशन के थ्रू प्लेस हो सकता है। या तो आप एग्रीमेंट के थ्रू प्लेस कर लो, या तो फिर किसी लेजिस्लेशन के थ्रू किसी लेजिस्लेशन के थ्रू कर लो, ठीक है। While the center can use both the methods, a state can use only first method, जबकि सेंटर क्या कर सकता है, सेंटर दोनों मेथड यूज कर सकता है और स्टेट सिर्फ एक ही मेथड यूज करेगा, स्टेट सिर्फ एक ही मेथड यूज करेगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक कुछ मेरा कहने का मतलब है, आप मेरी बातों को समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभार क्या कर सकता है, मैं देखिए मैं इन चीजों को समझा रहा हूँ कि कभी कभार क्या हो सकता है, मैं इन चीजों को समझा रहा हूँ कि कभी कभार क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू द सेंटर। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को सौंप सकता है। इंटरेस्ट मीन्स सौंपना, इंटरेस्ट मीन्स अपनी चीजों को सौंप देना, अपनी चीजों को सौंपना मीन्स प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से क्या कर सकता है, कुछ भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया। उसी तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर ठीक है, उसी तरीके से क्या कर सकता है, गवर्नर क्या कर सकता है कि स्टेट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से उस गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसको सौंप दिया, स्टेट को सौंप दिया, उस गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को किसको सौंप दिया, स्टेट को सौंप दिया। दैट मींस क्या हुआ, ये म्यूचुअल डेलीगेशंस है, म्यूचुअल डेलीगेशंस। इन इंटरेस्ट को थोड़ा एक बार क्लियर करना था, यही मैं क्लियर कर रहा था बीच में, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर आता है कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। किस तरीके से कोऑपरेशन बनता है सेंटर और स्टेट के बीच में, क्या क्या कोऑपरेशन हो सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। अब कोऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंटेंस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेंस करता है कि बहुत तरह के प्रोविजंस लाया गया है ताकि सिक्योर हो सके कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या हो सके, सिक्योर हो सके, कोऑर्डिनेशन क्या हो सके, सिक्योर हो सके। अब ये कैसे होगा, ये होगा द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द adjudications of any disputes or complaint with respect to the use, distributions and control of water of any interstate river and river valley। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कोई भी डिस्प्यूट्स हो या कंप्लेंट हो किसके किसके रिगार्डिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल्स ऑफ वाटर, पानी का यूज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कोई इंटर स्टेट रिवर को लेकर के या रिवर वैल्यू को लेकर के, उसमें पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट अपना एडजर्मेंट क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, अपना क्या कर सकता है, अपना अपने चीजों को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट
एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है अंडर आर्टिकल 263, वो क्या स्टेब्लिश कर सकता है, वो स्टेब्लिश कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल्स को, जो कि क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा उस सब्जेक्ट को जो कि कॉमन है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि कॉमन है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। सच ए काउंसिल्स वाज सेट अप इन 1990, ऐसे काउंसिल्स को 1990 में सेटअप किया गया था। ठीक है। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट्स। तक पूरा क्रेडिट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया में पूरा क्रेडिट किसको दिया जाएगा, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट, जो पब्लिक एक्ट है, जो रिकॉर्ड है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट, सेंटर और प्रत्येक स्टेट के जो प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो रिकॉर्ड्स है, जो पब्लिक एक्ट्स है, उसको पूरा फेथ के साथ, पूरा क्रेडिट के साथ सुनना पड़ेगा, पूरा क्रेडिट के साथ सुनना पड़ेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इंडिया के टेरिटरी में। प्रत्येक स्टेट को, सेंटर को, सभी रिकॉर्ड, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो पब्लिक एक्ट्स है, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को सुनना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजों को सुनना पड़ेगा अगर आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हो तो। फुल फेथ के साथ, फुल क्रेडिट के साथ सुनना पड़ेगा। ठीक है। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी टू कैरी आउट एंड पोजेसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंटर-स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, बट नो सच ऑथोरिटी हैज बीन अपॉइंटेड सो फार। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी को। पार्लियामेंट क्या कर सकता है,